हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में सीजीएल मेंस के मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन बाकी रह गए थे उसको सॉल्व करने वाले हैं और 130 से लेकर के 160 तक, यानी कि ये अंतिम वीडियो होगा इस सीरीज में। इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, लास्ट पार्ट होगा। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने पहला भाग नहीं देखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, वो जरूर देख लें, क्योंकि शुरू के 5 भागों में 1 से लेकर के और 130 तक के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है और ये छठा भाग है जिसमें 160 तक क्वेश्चन यानी कि लास्ट तक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि एग्जाम हॉल के अंदर आपको क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, टफ क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है, इजी को किस तरह से करना है और मॉडरेट को किस तरह से करना है, ये सारी बातें आप वीडियो के लास्ट तक देखने से समझ जाएंगे। चलिए फिलहाल वीडियो को शुरू कर लेते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। और अगला आपके लिए एक और टास्क है कि आप कमेंट करके बताओ कि मेंसुरेशन के बाद कौन सा चैप्टर सॉल्व किया जाए, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस है सीजीएल मेंस 2019 पे। तो जो भी अभी टॉपिक आएंगे उसी से रिलेटेड आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साथ ही साथ हमारी चल रही है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। 2 पार्ट उसका ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तीसरा पार्ट भी काफ़ी जल्द आएगा। फिलहाल आप जरूर से कमेंट करके बताइए कि मेंसुरेशन के बाद कौन से टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ। देखिए दोस्त, पहला सवाल यानी कि सवाल नंबर 131 हमारे सामने है। इसमें आपको दिया गया है कि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए, सबसे पहला काम कि जो इसमें दिया है वो आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे आपको 352 क्या दिया है, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। बेलन में जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर और एच होता है। ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 352 दे रखी है। और आपको बताना क्या है, आपको बताना है आयतन, यानी कि पाई आर स्क्वायर और एच बताना है। ठीक है, तो अब मैं आपको पहला काम ये बोलूँगा कि पहले आप यहाँ से एच निकालो। ठीक है, सॉरी आर निकालो, क्योंकि हाइट तो आपको 7 दे रखी है। अच्छा, एक और बात देखो, जब आर 7 होता है, मान लो यहाँ पर आर 7 रहता तो 2 पाई आर की वैल्यू 44 होती। ये बात आपने याद करी होगी, मैंने भी कई बार अपनी पिछली वीडियो में ये बात बोली है कि जब रेडियस 7 होता है तो एरिया जो होता है सर्कल का वो कितना होता है, वो होता है 154। पाई आर स्क्वायर 154 होता है। और अगर रेडियस 7 है तो 2 पाई आर कितना होता है, 44 होता है। अभी बताओ, अगर रेडियस 7 ना होकर के रेडियस के बदले हाइट ही 7 दे दिया तो ये 2 पाई और हाइट के बदले में अगर हम 7 कंसीडर कर लें तो भी 2 पाई और इंटू में 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमें 2 पाई और एच की बदले 44 ले लेना है और इंटू में आर, ये कितना आ गया, 352 आ गया। इसको अब हम कटा लेते हैं, कितना आएगा, तो ये 8 चौके 32 और 8 बार में कटता नजर आ रहा है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 आ गई। आर की वैल्यू 8 आ गई तो हमें पाई आर स्क्वायर एच बताना था, यानी कि 22/7। आर स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर 64 और एच का मतलब कितना हो गया, 7। देखो ये तो कट गया और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 4 दूना 8, यूनिट डिजिट 8 होगा, तो ये दोनों तो चले गए। साथ ही साथ ये 4 का मल्टीपल भी होगा, तो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि 64 है तो 4 से कटेगा ही कटेगा और ये सी तो 4 से कट नहीं सकता है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो अपना आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो इसका सतह का क्षेत्रफल जो है वो 464 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो मूल गोले का आयतन क्या होगा। देखिए, सवाल इजी जरूर है, लेकिन मेन बात है कि आप कैलकुलेशन को कैसे हैंडल करते हैं, इसे और जल्दी आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आप खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिए मैं भी सॉल्व तो आपके ही तरीके से करूंगा ज़्यादातर, लेकिन मेन बात है कि आंसर मार्क करने के टाइम पर हम कुछ अलग करते हैं आपसे। अलग करने का मतलब जैसे यूनिट डिजिट हो गया, लास्ट का 2 डिजिट हो गया, डिजिटल सम हो गया, ये सारा आप इस्तेमाल कीजिएगा। अप्रॉक्सीमेशन हो गया, तो आपको सारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। शुरू का आपको जो इक्वेशन आता है वो आप लाइए, उसके बाद कैलकुलेशन आप कितना फास्ट करते हैं यही देखना होता है। तो यहाँ पर जैसे आपको दिया गया है कि गोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 464 पाई। अब एक बात बताइए कि गोले का सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 सेंटीमीटर बढ़ा देने का मतलब क्या है, 4 सेंटीमीटर बढ़ाने का मतलब है कि जब r+4 हो जाएगा, देखिए पहले अगर रेडियस r था तो अभी कितना हो जाएगा, r+4 हो जाएगा। और दोनों टाइम पर जो एरिया का डिफरेंट आएगा वो एरिया का डिफरेंस आएगा 464 पाई का। ठीक है, क्योंकि जब 4 सेंटीमीटर हम त्रिज्या बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 464 पाई बढ़ जाता है 4 सेंटीमीटर बढ़ाने से। ठीक है, तो हम ये बात डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 पाई और आर स्क्वायर इसका लिखते पहले वाले एरिया के लिए बढ़ने के बाद। ठीक है, और बढ़ने से पहले था यहाँ पर 4 पाई और छोटा ये आर का स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि बढ़ा देने के बाद एरिया कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे, देखिए बढ़ने से पहले मान लेते हैं एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर,
तो बढ़ने के बाद हो जाएगा 4 पाई और r प्लस 4 का स्क्वायर। ये होगा कि नहीं, ये बात तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि r को हमने 4 बढ़ा दिया है और ऐसा करने पर जो अंतर आता है आपका वो आता है 464 पाई का। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे कि 4 पाई और 4 पाई सब में है, तो ये पाई कट गया, इसको 4 से हम काट सकते हैं, तो 4 एक बार में और 16 चौके 64, और इनका होल स्क्वायर आप तोड़ोगे तो ये है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें का आर स्क्वायर और इसमें का आर स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, तो यहाँ पर आपका केवल बचेगा 2ab और b का स्क्वायर। तो 2ab के बदले में हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 8r और प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 16 इक्वल टू में हो गया 116, और यहाँ से हम r की वैल्यू लिख सकते हैं 100/8 यानी कि 25/2। तो 25/2 हमारा r का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसका आयतन। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है दोस्त, गोले का आयतन होता है 4/3 और पाई आर क्यूब। तो हमने यहाँ से लिख दिया 4/3, पाई का मतलब हो गया 22/7 और आर का क्यूब, तो 25 का क्यूब तो 625 हो गया। ठीक है, नहीं 25 का स्क्वायर ही 625 हो जाएगा ना, 25 के क्यूब के बदले में मैंने 25 का क्यूब ही लिख दिया, और नीचे 2 का क्यूब हमने लिख दिया 8। अब यहाँ से आप देखोगे कि ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, और अच्छा आंसर में सारे में पाई है। ठीक है, सभी आंसर में ऑलरेडी पाई है, तो पाई की वैल्यू हमें रखना नहीं है, यहाँ पर पाई ही रहेगा इसके बदले में। अच्छा, यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया, देखो 25 को 2 तो कटाएगा नहीं, ना ही 3 कटाएगा, यानी कि जो नीचे है डिनोमिनेटर में आपका 6 आएगा। ठीक है, हर के बदले में कितना आएगा, 6, और ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, इसीलिए हम ऑप्शन ए को यहीं से मार्क कर देंगे, आगे कुछ और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर केवल 25 रह गया है, पाई की वैल्यू तो रखनी नहीं थी, तो हमने पाई की वैल्यू बाय मिस्टेक रख दी। देखो मैं वापस आपको करके दिखा देता हूँ कि मैंने क्या बोला आपको। हमें गोले का आयतन बताना है, तो हमने लिख लिया 4/3 और पाई को ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि पाई में ही आंसर है, और आर क्यूब यानी कि 25 का क्यूब और नीचे 2 है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 दूना 8 जैसे ही मैंने कटाया तो हमने ये देख लिया कि 3 और 2 से ये 25 का क्यूब तो कटने वाला है नहीं, इसका मतलब बटा के नीचे कितना आएगा हमारा दोस्त, 3 दूना 6 आएगा बटा के नीचे, जो कि केवल ऑप्शन ए में है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि एक पिरामिड का आयतन आपको दिया हुआ है 45√3 सेंटीमीटर क्यूब। इसके आधार की एक आधार जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है 6 सेंटीमीटर। तो आपको पिरामिड का हाइट बताना है। देखिए, जब वॉल्यूम आपको दे रखा है तो पिरामिड के वॉल्यूम का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए। क्या होता है, 1/3 इंटू में बेस का एरिया और इंटू में हाइट। तो बेस का एरिया क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि √3/4, और साइड कितना है समबाहु त्रिभुज में, 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो हो गया आपका, देखो 1/3 बेस का एरिया और इंटू में हाइट, तो हाइट तो हमें निकालना ही है, तो हाइट के बदले में h ही रख लेते हैं, और ये दिया कितना है 45 और √3। अभी देखो रूट के 3 से रूट का 3 तो साफ हो जाएगा, और ये 4 तियाँ 12 से 12 तियाँ 36 कट जाएगा, और ये 3 से 45 कट जाएगा, कितने बार में, 15 बार में, 15 तियाँ 45। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आसान सवाल था, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक खोखले गोलार्ध के बर्तन की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं आपको 6 और 7 सेंटीमीटर दी हुई है, तो बर्तन का कुल सतह का क्षेत्रफल बताना है। देखिए, सबसे पहला बात मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ कि आपको निकालना क्या है, डायग्राम के माध्यम से ये बात आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, आपको एक अर्धगोला दिया गया है, यानी कि हेमीस्फीयर दिया गया है, तो हमने एक हेमीस्फीयर यहाँ पर तैयार कर लिया। अब इसमें आपको एरिया, देखो ये खोखला गोला है चूँकि, इसीलिए आपको कौन कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम के माध्यम से। तो आप देखेंगे कि एक तो मैंने ऊपर कलर किया, जो ये वाला एरिया निकालना है पार्ट 1, फिर ये अंदर वाला भी सतह निकालना पड़ेगा पार्ट 2, और तीसरा ये बाह्य सतह आपको निकालना पड़ेगा। ये 3 सतह है जो आपको मिला करके टोटल सरफेस एरिया इसका बनाएगा। तो पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो ये तो हो जाएगा पाई इंटू में बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36। 49 में से 36 जाएगा तो ये 13 पाई आ गया। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में रेडियस कितना है, 6 है, ये अंदर वाला पार्ट है जिसमें रेडियस है 6। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में देखिए, अब ये पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन अर्धगोले में ये 2πr² होता है, तो 2πr² आपको लिखने के लिए 6 6 36 और 36 दूना 72, ठीक है, यानी कि 72 पाई आ गया ये। और तीसरे की बात करेंगे तो 49 दूना आपको लिखना पड़ेगा, तो 9 दूना 18 पाई और 4 दूना 8 और 1 9 98। अब सबको जोड़ लेना है बस, तो ये 3 और 2 5 और 8 13, यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो गया।
देखो पहले ही हमें ये काम करना चाहिए था, हम शुरू में ही देख लेते कि सब में यूनिट डिजिट अलग अलग है। अगर यूनिट डिजिट सब में अलग अलग है तो हम पूरा कैलकुलेट ही नहीं करते, केवल इकाई अंक पे ही काम कर लेते कि शुरू वाले में 3 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 8 आएगा। फिर हम जोड़ के देख लेते कि 8 तो 10 3 13, लास्ट में 3 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए बाकी सॉल्व कर, आपको इसको लिखते भी तो भी जल्दी सॉल्व हो जाता। आगे बढ़ते हैं अभी। देखिए भाई ध्यान से समझेंगे इस सवाल को। इसमें आपको बोला गया है कि एक प्रिज्म का आधार जो है वो समलंब चतुर्भुज है, यानी कि ट्रेपेजियम है, जिसके समांतर भुजाएं जो हैं वो हैं 11 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, और उनके बीच की दूरी भी आपको 9 सेंटीमीटर दे रखी है। और प्रिज्म का आयतन आपको वॉल्यूम दिया है 1731.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो प्रिज्म की हाइट बतानी है। देखिए क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रिज्म में आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं हम लोग, बेस का एरिया और इंटू में हाइट। तो प्रिज्म में वॉल्यूम जो होता है आयतन, वो आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई होता है। तो आधार तो यहाँ पर समलंब चतुर्भुज है, तो आधार के क्षेत्रफल के बदले में हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, यानी कि 1/2, और समांतर भुजाओं का योग यानी कि 11 और 15 जोड़िएगा तो 26, और इंटू में हाइट यानी कि 9। ठीक है, ये हो गया आधार का केवल क्षेत्रफल, ये ध्यान रखना, यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब आधार का क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई बराबर होता है प्रिज्म का आयतन। तो आधार का क्षेत्रफल तो ये हो गया, और गुना में हमने ऊंचाई ले लिया प्रिज्म का, और बराबर प्रिज्म का आयतन आपको दिया है 1731.6। अब 2 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 13 दूना 26 और गुना में 9 और गुना में ये h, और बराबर में 173। ये जो भी है मैंने लिख दिया। अब यहाँ से देखिए 2 काम हम कर सकते हैं। पहला काम जो सबसे ईजी है वहीं पर फोकस करते हैं, बाकी क्या 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 काम है उसको छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, तो हमारा ये काम है कि हम लेफ्ट साइड में भी यूनिट डिजिट 6 बनाए, तभी तो दोनों तरफ बात बराबर होगा। LHS बराबर RHS होता है हर एक इक्वेशन के लिए। अब अगर राइट साइड में लास्ट में 6 आ रहा है तो लेफ्ट साइड में लास्ट में 6 ही आना चाहिए। अब देखिए ये तो हो गया 9 तियां 27, यानी कि यूनिट डिजिट 60 हो गया। अब h के बदले में यहाँ पर किस चीज़ से गुना करें कि 6 बन जाएगा, आप चेक कर लो ऑप्शन से। अगर 2 रखोगे तो 7 दूना 14 आ जाएगा, फिर ये भी 2 नहीं होगा, ये भी 2 नहीं रहेगा। अगर 6 रखते हो यहाँ पर तो 7 छक 42 आ जाएगा, और अगर 8 रखते हो तो 8 7 56, लास्ट में 6 आ जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी सही है। अगर नहीं समझे तो आप बात जरा गौर कीजिएगा। मैंने बोला कि यूनिट डिजिट हम मैच कराते हैं, इधर 6 है तो राइट साइड में अगर 6 है तो लेफ्ट साइड में भी लास्ट डिजिट 6 बनना चाहिए। और लास्ट डिजिट 6 हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमने सबका ऑप्शन का लास्ट डिजिट पकड़ के और गुना करा के चेक कर लीजिए कि कहाँ पर 6 आ रहा है, तो ऑप्शन डी में आ गया, इसलिए डी सही है। आगे बढ़ेंगे अब। देखिए दोस्त, इसमें आपको बोला गया कि यदि एक घनाभ जिसकी विमाएँ आपको दी हुई है, डायमेंशंस यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, और इस आकार को एक ही आकार के, यानी कि ये एक घनाभ है जिसको एक ही आकार के 2 घनों में काट दिया जाता है, तो ऐसे में घनाभ के सतह का क्षेत्रफल और दोनों घनों के कुल सतह के क्षेत्रफल से अनुपात क्या आएगा ये बताना है। सबसे पहला काम कि अगर घनाभ को काट करके 2 घनाभ बनाएंगे तो वैसे कंडीशन में वॉल्यूम इक्वल रहेगा, जितना पहले घनाभ का वॉल्यूम होगा उतना ही दोनों घनों को मिलाने पर वॉल्यूम बनेगा। तो हम ये बात डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर जो घन बनाए गए हैं उसकी साइड L है, तो दोनों घनों का जो वॉल्यूम होगा आयतन वो कितना हो जाएगा, 2L³ हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, घनाभ के आयतन के बराबर, जो कि है 32 गुणा में 12 और गुणा में 9। अब यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि 2 से ये कट जाएगा, 16 दूना 32, और ये आ कितना जाएगा, L³ बराबर, देखिए हम यहाँ पर 16 है ही तो 3 4 बना लेते हैं, पहले इसमें से 4 ले लेते हैं, तो ये 16 चौके 64 हो जाएगा, और 9 तियां 27 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं L की वैल्यू हो गई 64 से 4 मिल जाएगा, और 27 से 3 मिल जाएगा, यानी कि 4 तियां 12। L की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई दोस्त, L की वैल्यू आ गई 12। अब L की वैल्यू अगर 12 आ गई तो जो हमें निकालना है वो निकाल देते हैं। देखिए हमें क्या बताना था, आप जरा गौर कीजिएगा। हमें बताना था यहाँ पर घनाभ का सतह का क्षेत्रफल। तो घनाभ का सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू में LB, यानी कि 32 गुणा में 12, 1 मिनट, 32 और गुणा में 12, और प्लस में 12 गुणा में 19, तो 12 गुणा में 19, और फिर प्लस में क्या आएगा, 19 गुणा में 32, 19 गुणा में 32, और बटा के नीचे क्या आएगा, बटा के नीचे सब क्या आएगा आपका 2 घन के सतह का क्षेत्रफल। तो घन का सतह का क्षेत्रफल होता है 6L², यानी कि 6 इंटू में L का मतलब 12 का स्क्वायर 144, और इंटू में 2 होगा क्योंकि 2 घन बने हुए हैं। ठीक है, इसी को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो 2 से 2 कटता तो नजर आ रहा है। एक काम यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, जैसे कि आप जरा देखिए ऑप्शंस में नीचे वाला ऊपर वाला सब थोड़ा अलग अलग है, तो हम कुछ इसमें मल्टीपल ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे नीचे वाला आपको ये बात पता है कि नीचे जो है देखो इसमें 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है, या 4 4 8 और 1 9, नीचे वाला तो 9 से ही कट जा रहा है।
अगर ये 9 से कट रहा है तो हम ये बात कह सकते हैं कि अगर ऊपर 9 का मल्टीपल कोई भी नहीं आया तो नीचे 9 जरूर आएगा। अब जरा ऊपर चेक करो, ऊपर 9 से कटने वाला कोई है? 32, 12, 12, 19 और 32, कुछ भी 9 से ऊपर नहीं कट रहा है। ऊपर अगर 9 का मल्टीपल एक भी नहीं है और नीचे 9 का मल्टीपल मौजूद है, इसका मतलब बटा के नीचे 9 का मल्टीपल तो आना ही आना है। और ऐसा केवल ऑप्शन डी में है। 72 9 का मल्टीपल है, 35 नहीं है, 48 नहीं है और 39 नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। आगे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक बेलन के आधार का व्यास जो है वो 33.1/3% कम हो जाता है और ऊंचाई डबल हो जाती है, तो सिलेंडर का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या कितना बढ़ेगा या फिर कितना घटेगा। ठीक है, यहाँ पर बढ़ जाएगा लिखा हुआ है, ये गलत है। बढ़ जाएगा नहीं लिखना चाहिए था, क्या चेंजिंग आएगा ये लिखना चाहिए था, क्योंकि ऑप्शन में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर व्यास, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज में व्यास में जितनी कमी होती है उतनी ही कमी होगी रेडियस में भी। व्यास जिस हिसाब से बढ़ेगा घटेगा रेडियस या रेशियो में, उसी के अकॉर्डिंग परिधि और रेडियस दोनों चेंज होता है। ठीक है, व्यास के अकॉर्डिंग ही, या फिर रेडियस जितना बढ़ा लो व्यास भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, क्योंकि व्यास, रेडियस और परिधि ये सारे समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो व्यास अगर 33.1/3% कम किया गया है तो रेडियस भी इतना ही कम हो जाएगा। अब 33.1/3% का मतलब है 1/3, यानी कि 3 है तो 1 कम हो जाएगा। अब जरा देखिए, हमें बताना है आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन क्या होता है, तो आप बोलेंगे πr² होता है, यानी कि इसमें r तो 2 बार चाहिए और h 1 बार चाहिए, यानी कि इसी हिसाब से हमें परसेंटेज देखना पड़ेगा। अब r का क्या कंडीशन हुआ है, r 33.1/3% कम हो गया है, यानी कि 3 से r कितना हो गया है 2, और 2 बार r है तो हम ये बात 2 बार लिख देते हैं। और हाइट में क्या किया गया है, हाइट डबल कर दिया गया है, यानी कि हाइट पहले 1 था तो अब 2 कर दिया गया है। बस इसी को गुना कर लो तो ये 3 3 9 हो जाएगा और 2 का क्यूब 8, तो देख लो 9 से 8 बन गया, यानी कि 1 कम हो गया 8 पे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या बताया गया है आपको, आयतन कितना कम हो जाएगा। ठीक तो है, 1 कम हो रहा है, 9 से 8 हो गया तो 1 कम हो गया 9 पे, ना नीचे 9 आएगा, और 1/9 का मतलब है 11 सही 1/9, और ये डिक्रीज क्योंकि घट रहा है 9 से 8 हो गया है तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा। डिक्रीज का एक ही ऑप्शन ही है, इसीलिए हम इसी भी लगा सकते थे बिना देखे हुए भी कि चलो डिक्रीज का एक ही ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि घट रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल में आपको बोला गया कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर एक समान क्रॉस सेक्शन के तार में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 24 मीटर है तो इसका त्रिज्या नैनोमीटर में क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि जब पिघलाकर दूसरा चीज़ बनाया जाता है तो वॉल्यूम सेम होता है, ये बात मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब अगर गोले को आप पिघला करके और तार बना रहे हैं तो तार होता है बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल होता है, तो हम यहाँ पर गोले का वॉल्यूम और यहाँ पर तार का वॉल्यूम यानी कि बेलन का वॉल्यूम समान करेंगे, तो गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 और πr³, तो पाई और r³ यानी कि 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 के क्यूब को हम ऐसे ही लिख देते हैं। चलो ठीक है, अच्छा ये सेंटीमीटर में है तो पहले सेंटीमीटर से हम मीटर में आने के लिए यहाँ पर 10⁶ से डिवाइड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि 10⁻³ से ही देखो यहाँ पर आपका मेन बात है कि r का क्यूब है, इसीलिए 10⁻6 हो गया, क्योंकि डिवाइड तो हमें 10 के स्क्वायर से ही करना चाहिए। सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्यूब है तो 100 के क्यूब का मतलब हो गया 10⁻6। ठीक है, ये इतना हो गया, और बाकी आप देखेंगे कि ये तार के वॉल्यूम के बराबर होगा, तो तार का हो जाएगा πr²h, तो πr² और h हमें दिया हुआ है कितना यहाँ पर 24 मीटर। अब यहाँ से आप एक बात देखिए कि पाई से पाई कट जाएगा हमारा, और ये 4 से 4 छक 24 कट जाएगा, और ये और कुछ कटने लायक तो है नहीं, ये नीचे ही लाना पड़ेगा। तो देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, r² बराबर आ जाएगा ऊपर 8 का क्यूब यानी कि 8 गुना में 8 गुना में 8, और नीचे आ जाएगा ये 6 तियाँ 18, तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये 9 दूना 18 है और ये 4 दूना 8 है, यही होगा। अब अगर हम r की बात करें तो ऊपर देखो ये 8, 2 8 में से एक 8 आ जाएगा, और ये 2 4 एक 4 में से एक 2 आ जाएगा, और 9 में से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि 8 दूना 16/3 आ गया। 16/3 का मतलब ऑप्शन सी सही उत्तर है। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 10⁻6 कहाँ चला गया, तो मैंने कई बार आपको बोला है दोस्त कि जब ये नैनोमीटर वगैरह में चेंज करने वाली बात आए और ऑप्शन में हर एक ऑप्शन अलग अलग हो, डिजिट अलग अलग हो सारे ऑप्शंस के, तो इस मीटर सेंटीमीटर के झंझट में आप ना पड़ो, क्योंकि उससे केवल पॉइंट इधर उधर खिसकता है, डिजिट्स पर चेंज नहीं पड़ता है, डिजिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि इसको आप गोली मारो, इसको छोड़ो और केवल डिजिट कैलकुलेट कर लो कि कौन सा डिजिट आ रहा है। ये बाद में आखिर आगे चल के कट ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन सी।
देखिए भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि एक फील्ड रोलर है जो कि बेलन के आकार में है, यानी कि सिलेंडर के आकार में है, जिसका व्यास है 1 मीटर, हाइट है आपका 1:1/4 मीटर, और रोलर जो है वो 14 घूर्णन प्रति मिनट की गति से घूमता है, यानी कि हर एक मिनट में वो 14 बार घूम जाता है। तो अधिकतम क्षेत्रफल जो यह 1 घंटे में रोल कर सकता है, यानी कि 1 घंटे में यह कितना क्षेत्रफल कवर कर सकता है घूम घूम करके, यानी कि लुढ़क लुढ़क के रोल करके। तो यहाँ पे एक बात आप समझिएगा कि अगर बेलन एक बार लुढ़केगा तो वो कितना एरिया कवर करेगा। तो आप ये बोलेंगे कि अगर दूरी पूछता तो एक बार लुढ़कने से 2πr दूरी चलता है, कोई भी चक्का हो या बेलन हो। लेकिन अगर एरिया की बात किया जाए तो एरिया कोई भी बेलन चलेगा एक चक्कर में कितना, 2πrh के बराबर, यानी कि अपने वक्र सतह के क्षेत्रफल के बराबर, कर्व सरफेस एरिया के बराबर। तो हमें जो एरिया निकालना है वो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि अगर एक चक्कर ये चलता तो 2πrh चलता। 2πrh का मतलब 2 और पाई का मतलब हो गया 22/7, आर का मतलब हमारे पास कितना हो गया 1/2, क्योंकि व्यास हमारे पास 1 है, और एच का मतलब 4 एकम 4 और 1 5/4। 2πrh ये हो गया, ये एक चक्कर में इतना एरिया ये कवर करेगा 2πrh के बराबर। लेकिन कितने चक्कर काटने हैं भाई, इसको 14 चक्कर काटता है। कितने, 1 मिनट में, 1 मिनट में 14 चक्कर काटता है, और आपको 1 घंटे में बताना है, यानी कि 60 मिनट में बताना है, तो 60 से और गुना कर लेते हैं। अभी देखो ये 4 दूना 8 हो जा रहा है ना, चलो हटाओ, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अच्छा देखो, और कोई बात हो नहीं हो, हम यहाँ से एक बात तो ये कह सकते हैं कि आंसर हमारा 3 से कटेगा। क्यों आंसर 3 से कटेगा? क्योंकि इसमें 60 है भाई, और आंसर अगर 3 से कटेगा तो आप देखते हैं कि यहाँ पर 5 3 8 6 14, ये तो नहीं कटेगा, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, और ये भी कट जा रहा है। लेकिन एक बात और आप कहेंगे कि 9 से यहाँ पर नहीं कटेगा, क्योंकि 9 का मल्टीपल नहीं है। अगर 9 से नहीं कट रहा है तो ये दोनों ऑप्शन गए, ऑप्शन बी बच गया। ठीक है, ये भी जब भी 3 से कटने वाला आप ऑप्शन चेक किया करो तो एक और बात देख लो कि 9 से तो नहीं कट रहा है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि 60 के अकॉर्डिंग, मैंने 60 को देख करके बोला कि आंसर हमारा 3 से कटेगा, और अगर 60 के हिसाब से मैंने बोला कि आंसर 3 से कटेगा तो ये भी कह सकता हूँ कि 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि 9 का तो मल्टीपल है नहीं 60। ठीक है, तो हम ये चेक कर सकते थे यहाँ पर कि कौन सा ऐसा है जो 3 से कट रहा है और 9 से नहीं। तो 3 से ये तीनों ऑप्शंस कट रहे थे, लेकिन लास्ट वाले ये जो 2 ऑप्शन है ये 9 से भी कट रहे हैं, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। बाकी आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। अब इसमें भी समझाने में केवल इतना बात लगा, वरना केवल ये चेक करना रहता मुझे कि 3 से कटना चाहिए 9 से नहीं, तो आप सोच लो कितना टाइम लगेगा उसके लिए। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि एक पिरामिड का आधार का जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, पिरामिड की ऊंचाई है 24√3 सेंटीमीटर, तो आयतन क्या होगा? पिरामिड का आयतन क्या होता है? 1/3 बेस का एरिया और इंटू में हाइट, यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। आधार कैसा है? समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है 8 सेंटीमीटर। देखो समबाहु त्रिभुज में भुजा 2 होता है तो एरिया होता है √3, लेकिन भुजा यहाँ पर 8 है, यानी कि 4 गुना है, तो एरिया 4 चौका 16√3 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में प्रिज्म की हाइट यानी कि 24√3। अब यहाँ पर आप देखें कि 3 से √3 मिल के कट जाएगा, और 6 चौका 24 यानी कि यूनिट डिजिट 4 आएगा। ऑप्शन ए जो है वो आंसर है, क्योंकि इसी में इकाई का अंक 4 है। ठीक है, √3 से √3 कट गया, √3 मिल के 3 बचेगा, जिससे 3 कट गया नीचे वाला, और बाकी यूनिट डिजिट मैंने चेक कर लिया। आप फार्मूला भी सुन लीजिए, 1/3 और आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई, यही सूत्र होता है पिरामिड का आयतन का। देखिए अगले सवाल में आपको बोला गया कि 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई है 7.2 सेंटीमीटर, ऐसे एक ठोस शंकु को पिघलाकर और 9.6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन के आधार का व्यास क्या होगा? ठीक है, अब बेलन के आधार का व्यास बताना है। जब पिघलाकर दूसरा चीज़ बनाया जाता है तो आयतन सेम रहना है, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे πr²h, पाई तो कट जाना है, तो मैं डायरेक्ट r² और इंटू में h ले लेता हूँ। h हमें दिया है, बेलन का h कितना है 9.6, और इक्वल टू में शंकु का आयतन हमें लिखना पड़ेगा, तो शंकु का आयतन 1/3, पाई तो हमने ऑलरेडी हटा दिया है, और r², तो r कितना है 3.2 का स्क्वायर, तो 3.2 को मैंने 2 बार लिख लिया, और इंटू में h जो कि है 7.2। अब यहाँ से देख लो कुछ कटने लायक है, 32 या 96 कट जाएगा क्या? ये 3 बार में कटता नजर आ रहा है, और इस 3 से इस 72 को हम काट सकते हैं। देखो इस 3 से भी काटना है और इस 3 से भी, तो एक ही बार 9 से काट देते हैं 8 टाइम्स, तो r² कितना बच गया दोस्त हमारे पास? ये बच गया, ये 0.8 होगा एक्चुअली में, तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा देखो इसमें से 2 अगर हम 4 हटा दें, 2 अगर हटा दें तो ये इतना आ जाएगा 1.6 इंटू में 1.6। देखो मैंने डबल बनाने की कोशिश करी है, अगर हम 3.2 में से एक 2 हटा देते हैं तो 8 दूना 16 ये भी बन जाएगा, और इसमें से 2 हटने के कारण ये भी 16 हो जाएगा, और यहाँ से हम r की वैल्यू लिख सकते हैं कि 1.6 आ गया। अगर r इतना है तो व्यास इसका डबल होगा, यानी कि ऑप्शन ए।
देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में पानी रखा गया है और इसमें से 15,400 लीटर पानी निकाल दिया जाता है, तो पानी के स्तर में कितने की गिरावट आएगी, यानी कि हाइट बतानी है आपको कुल मिलाकर बेलन की। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर वॉल्यूम एक बार हम निकालेंगे। जैसे मान लो हमने ये कहा कि वॉल्यूम सेम होगा, जो पानी निकला है ये कितने वॉल्यूम के बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा, क्योंकि बेलनाकार बर्तन था। तो बेलन में पाई आर स्क्वायर एच अगर आप लिखते हैं तो पाई के बदले, अच्छा देखो जब रेडियस यहाँ पर 3.5 दे दिया है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हम इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि 154 पाई आर स्क्वायर होता है कब, जब रेडियस 7 होता है। लेकिन यहाँ पर रेडियस आधा है तो एरिया बटा 4 हो जाएगा। ये तो पाई आर स्क्वायर हो गया और इंटू में एच जो हमें बताना है, और ये किसके बराबर है, पानी की आयतन के बराबर है। अब एक काम और करना पड़ेगा, ये लीटर में था और ये चीज़ मीटर में दे रखा है, तो आपको लीटर और मीटर का झंझट है चेंज करने वाला। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मैंने बोला था कि अगर ऑप्शंस के सारे डिजिट्स अलग अलग हैं तो ऐसे में लीटर और मीटर और सेंटीमीटर से आपको कोई भी झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट केवल डिजिट्स निकालो कि डिजिट्स क्या आ रहा है, क्योंकि देख रहे हैं पानी लीटर में है, त्रिज्या मीटर में है और आंसर सेंटीमीटर में है। तो इतना कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट केवल डिजिट्स चेक करो। आप यहाँ से काटेंगे तो ये 154 से 154 ही कट जाएगा और h बराबर अभी 400 आ रहा है, यानी कि जो नॉन जीरो डिजिट आएगा वो 4 जरूर आएगा। बाकी आप चेक करने पर केवल जीरो का चेंजिंग आएगा, ठीक है। और केवल 4 ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। अब इसको अगर आप सेंटीमीटर मीटर लीटर ये सब वगैरह चेंज करोगे तो केवल जीरो कट पिट करके, और जीरो ही बढ़ेगा या फिर घटेगा। जैसे इसमें से जीरो घट गया है और 40 बन गया है 400, ठीक है। अगर मेरा आंसर 4000 भी आ जाता तो भी मैं कहता कि आंसर मेरा 40 ही होगा, क्योंकि जब सेंटीमीटर लीटर वगैरह ये सब चेंज करेंगे तो केवल जीरो इधर उधर होता है, पॉइंट इधर उधर खिसक सकता है, अंक नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई इस सवाल में आपको बोला गया कि एक गोलार्ध है कटोरा है जिसकी आंतरिक व्यास जो है वो 36 सेंटीमीटर है और यह किसी लिक्विड से भरा हुआ है। इस लिक्विड को प्रत्येक बेलनाकार बोतल जिसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर में भरना है, ठीक है। अब कटोरा खाली करने के लिए ऐसे कितनी बोतलें की आवश्यकता होगी, तो कुल मिलाकर कटोरे में जितना भी लिक्विड होगा वो सारा लिक्विड निकाल करके और आपको बेलनाकार बोतल में भरना है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ऐसे में वॉल्यूम तो इक्वल हो गया, जितना आप लिक्विड निकालोगे गोले से उतना ही लिक्विड आप भर पाओगे बेलनाकार बर्तन में। तो दोनों तरह जो लिक्विड है वो सेम है, लिक्विड का मात्रा सेम होने का मतलब वॉल्यूम सेम हो गया। तो हम अर्ध गोले का वॉल्यूम किसके बराबर कर देंगे, बेलन के बराबर। तो अर्ध गोले का वॉल्यूम होता है 2/3 और पाई तो कट जाना है क्योंकि दोनों में ही पाई आना है, तो पाई को हटा देते हैं हम और डायरेक्ट रेडियस का क्यूब। तो व्यास हमारे पास 36 है तो आर हो जाएगा 18 का क्यूब, यानी कि 18 गुना 18 और फिर से गुना में 18। और बराबर आप देखोगे कि हमें बेलन का क्षेत्रफल लिखना है। हम मान लेते हैं कि x बेलन बनेंगे तो x और इंटू में एक बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, पाई। तो पाई तो हमने अलग हटा दिया है, आर स्क्वायर और h, ठीक है। तो आर स्क्वायर यानी कि 3 तिया 9 हो गया और h का मतलब 12 हो गया। अब काट लो बस। तो ये देखो 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18 और ये 2 दूना 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और ये 3 से कट जाएगा, 9 दूना 18, यानी कि x की वैल्यू आ गई 18 दूना 36। आप किसी भी तरह से काट के चेक कर लेना, ऑप्शन बी आएगा। देखिए इस सवाल में आपको बोला गया है यदि एक ठोस बेलन का घुमावदार सतह क्षेत्रफल, यानी कि देखो घुमावदार सतह क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, ये अगर बेलन है मान लो तो इसमें घुमावदार सतह क्षेत्रफल का मतलब ये वाला हुआ, ये वाला पार्ट, ठीक है। यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का आपको रेशियो दे रखा है कितना, कर्व सरफेस एरिया जो है ये टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है। देखो जब भी मैंने बोला है आपको कि जब भी टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो लिखना हो तो आप डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया, देखो h और बटा में टोटल सरफेस एरिया का मैंने बोला है r+h, ठीक है। और ये है कितना, ऊपर वाला 1/3 है, यानी कि नीचे वाला 3 है तो ऊपर वाला 1 है, ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया आप पूरा लिखो भी तो 2πr कट जाएगा और ऊपर आपको h बचेगा और नीचे r+h बचेगा। आप फॉर्मूला लिख के देख लेना, ऊपर 2πrh होगा कर्व सरफेस एरिया के लिए और नीचे टोटल सरफेस एरिया के लिए हम लोग लिखेंगे 2πr इंटू में r+h, तो 2πr ऊपर नीचे कट जाएगा और h/r+h आ जाएगा। और ऊपर वाला जो है कर्व सरफेस एरिया ये टोटल का 1/3 था, यानी कि टोटल 3 है तो CA से कितना होगा, 1 होगा। हमने यहाँ से ये बात कह दिया कि भाई h तो 1 के सामने है, यानी कि h की वैल्यू अगर 1 है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 2 हो जाएगी, क्योंकि h अगर 1 है तो r को यहाँ 2 रखना पड़ेगा तभी नीचे 3 बनेगा। अब ये रेशियो आपको बताना है किसका, ऊंचाई और व्यास का। ऊंचाई तो एक ही है, व्यास कितना हो जाएगा, रेडियस 2 है तो व्यास 4 हो जाएगा, यानी कि रेशियो आएगा 1 और 4 का या फिर 4 और 1 का। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। r अगर 2 है तो व्यास 4 होगा, 4 तो ऑप्शन सी में ही दिख रहा है।
देखिए दोस्त, इस सवाल में आपको बोला गया कि एक शंकु है जिसके आधार का क्षेत्रफल 400 पाई है और इसकी ऊंचाई जो है वो 15 है। तो घुमावदार सतह, घुमावदार का मतलब कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए शंकु में आपको पता है पाई आर एल लगाते हैं, यानी कि हमें आर और एल की आवश्यकता होगी, जो कि यहाँ पर दिया नहीं है। तो पहले आर और एल की बात करते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और आपको पाई आर स्क्वायर दे रखा है कितना, 400 पाई। अब यहाँ से पाई अगर काट दें तो आर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है। देखो आर 20 है, एच है 15, तो एल कितना होगा, आप ट्रिपलेट बैठाओ तो ये कहोगे कि ये 3 से 5 बार गया है और ये 4 से 5 बार, तो ये 5 से 5 बार जाएगा। 3 4 5 को 5 गुना किया गया है, ठीक है। ये 3 का 5 गुना है, ये 4 का 5 गुना है, तो ये 5 का 5 गुना आ जाएगा 25, ठीक है। अब अगर ये 25 आ गया तो हम यहाँ पर पाई आर लिख सकते हैं, पाई आर के बदले में 20 और एल के बदले में कितना आ गया, 25। इसको गुना करेंगे तो 25 को 20 से गुना करके 500 आ जाएगा और पाई का पाई यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, 500 पाई। आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल में आपको बोला गया है कि एक ठोस घन को समान 3 आयतन वाले 3 घनाभ में काट दिया जाता है। समान आयतन के 3 घनाभ में काट दिया जाता है, ठीक है। एक ठोस घन है, उसको समान आयतन के 3 घनाभ में काट दिया जाता है और घन का क्षेत्रफल और किसी भी 2 घनाभ के भाग के सतह क्षेत्रों के योग का अनुपात क्या होगा, ठीक है। आप पहले तो बात समझ लो कि है क्या। यहाँ पर एक घन दे दिया, मान लो ऐसे आपको, ठीक है। हमने एक घन बना लिया इस तरह से, आपको ये एक क्यूब दे दिया ऐसा, और ये कह रहा है कि इस क्यूब को 3 समान भागों में काटा गया है, ठीक है। ऐसे एक भाग कट गया, 2 जगह काटेंगे तो 3 समान भाग आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर चित्र में, 2 जगह कटिंग करने से ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, 3 भाग आपको प्राप्त हो गया। और ये तीनों भाग सेम है और घनाभ भी है। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहला काम हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है घन का क्षेत्रफल, यानी कि इस पूरे वाले का एरिया और किसी भी 2 घनाभ की सतह का क्षेत्रफल का योग, और इनका रेशियो बता देना है। सबसे पहला काम हम ये सोचेंगे कि अगर इसे 3 भाग में डिवाइड करना है तो कुछ 3 से कटने वाला हम टोटल मान लेते हैं। मान लेते हैं कि टोटल साइड अगर 3 की है, टोटल साइड 3 होगा तो ये 1 1 1 के रेशियो में टूटेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि अगर हम घन का क्षेत्रफल लिखते हैं तो 6L स्क्वायर होता है, यानी कि 6L स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9, यही होगा, क्योंकि हमने साइड कितना मान रखा है, 3 मान रखा है। अब नीचे अगर आप देखते हैं तो नीचे क्या लिखेंगे हम, घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू में एल भी, तो 2 और इंटू में एल भी। देखो एल 3 लेना है और बाकी सब चीज़ आपको क्या लेना है, 1 1, हाइट और चौड़ाई जो दोनों लेना है 1। तो एल बी के बदले में हम लिखेंगे 3 तियाँ, अच्छा 1 मिनट, ये केवल हाइट ही ना कटा है, ये चौड़ाई भी तो 3 ही होगा। हाइट से केवल काटा गया है, चौड़ाई 3 ही होगा। तो एल बी यानी कि 3 तियाँ 9 और फिर प्लस में आप 3 एकम 3 लिखोगे और फिर से 3 एकम 3, इतना आएगा नीचे। अभी देखो ये एक घनाभ का क्षेत्रफल है, लेकिन आपको 2 घनाभ लेना था तो मैं एक और 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या, एक बार लिख ही लेते हैं, चलो ये टोटल जोड़ लो कितना आ रहा है, 3 3 6 और 9 6 15 हो रहा है, 3 3 6 और 9 6 15। अच्छा 3 तियाँ 9 9, चलो कोई बात नहीं है, 15 बन गया तो कोई बात नहीं है। 2 तियाँ 6 और ये 15 है तो 5 तियाँ 15, और आप देखो कि 1 2 से 2 कट गया तो ऊपर 9 बच गया और नीचे 10 बच गया, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। आप काट करके चेक कर लेना। देखिए इस सवाल में आपको बोला गया है कि एक गोले का आयतन दिया है, इसका क्षेत्रफल बता दीजिए, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर बता दीजिए, ठीक है। अगर 4 पाई आर स्क्वायर बताना है दोस्त तो हम सीधा काम करने निकलते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम आपको रेडियस पता होना चाहिए, उसके लिए हम आयतन का फॉर्मूला लगा देते हैं, 4/3, पाई का मतलब 22/7 और आर क्यूब ये किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे ये बराबर है 4851 के बराबर। अब इसमें हम किससे काट लें भाई, तो आप बोलेंगे कि 11 से काट लेते हैं। देखो ये 2 से 22 कट जाएगा और इसको 11 से काटेंगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 11 एक बार में, ठीक है। अब यहाँ से आर क्यूब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि ये 441 जो है ये 21 का क्यूब है, यहाँ से एक और 21 जाएगा, यानी कि कुल मिला के 21 का क्यूब ऊपर हो जाएगा और नीचे 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ से हम आर को लिख सकते हैं कि 21/2 आ गया आर, क्योंकि आर का क्यूब अगर 21 का क्यूब बटे 8 है तो आर हो गया 21/2। और अब हमें बताना है क्षेत्रफल, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर हम कैसे लिखेंगे, देखिए 4 और पाई आर स्क्वायर के लिए हम क्या लिख देंगे, आप डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर 7 होने पर होता है 154। 4 पाई आर स्क्वायर मैं लिख लेता हूँ क्योंकि टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है गोले का, वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला उसका, तो 4 लिख दिया। पाई आर स्क्वायर के लिए मुझे पता है कि रेडियस 7 होता तो पाई आर स्क्वायर 154 होता, लेकिन रेडियस यहाँ पर 7 का 3 गुना है
तो हमें यहाँ पर एरिया को 9 गुना करना पड़ेगा 3 का स्क्वायर, और रेडियस आधा भी है, नीचे बटा 2 भी है, तो 4 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब 4 से ये 4 कट गया, 9 चौके 36, यानी कि इकाई का अंक 6 होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में इकाई का अंक 6 है, बाकी किसी में नहीं है। देखिए दोस्त, इस सवाल में आपको बोला गया है कि एक प्रिज्म का आधार जो है वो एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 20, 21 और 29 सेंटीमीटर। प्रिज्म का आपको वॉल्यूम दे रखा है, यानी कि आयतन दिया हुआ है, और इसका पार्श्व सतह का क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। क्या करेंगे प्रिज्म में, देखो पहले तो वॉल्यूम दिया है तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। प्रिज्म में आयतन क्या होता है, बेस का एरिया इंटू में हाइट, यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। आधार के क्षेत्रफल के लिए आपको पता है कि आधार एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। और ये जो साइड्स दे रखे हैं ये ट्रिपलेट हैं, आपको पता होना चाहिए। 20, 21 और 29 क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय पर लागू होता है, यानी कि पाइथागोरीय त्रिक होता है। हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में ट्रिपलेट्स, आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है। तो यहाँ पर हम एरिया लिखेंगे, अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है तो ये समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो 1/2 बेस तो हम लिख देंगे 20, और हाइट के लिए लिख लेते हैं 21। ठीक है, तो ये बेस का एरिया हो गया, और इंटू में हाइट, ये बराबर किसके होना है, आयतन के, यानी कि 7560 के। अब यहाँ से आप 2 से 2 काट लोगे, 0 से 0 काट लोगे, और पूरा एच काट करके देखते हैं कितना आता है। सारा चीज़ तो कट गया है। चलो अगर 21 है तो 7 से भी कटेगा, 7 से इसको काटते हैं तो ये 7 एक बार में कट जाएगा, और 0 7 8 56 कट जाएगा, और ये 7 से 7 तियाँ 21, और h बराबर 36 तियाँ 108, यानी कि h आ गया 36। अगर h 36 आ गया तो हमें क्या बताना था, सी ए से कर्व सरफेस एरिया। प्रिज्म में कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट, यानी कि आधार की परिमिति और गुना में ऊंचाई होता है। तो आधार की परिमिति क्या होता है, परिमिति मतलब त्रिभुज का परिमिति आपको लिखना है, और त्रिभुज का परिमाप यानी कि भुजाओं का योग। तो सभी भुजा हम जोड़ लेते हैं, तो 20 और 21 हो गया हमारे पास 41, और 41 और 20 हो गया हमारे पास 51, और 9 60 हो गया, 60 हो गया। 20 और 21 41, और 20 60, तो यही हो गया ना, 61 और 9 70 हो गया। तो देखिए आधार का परिमाप और गुना में ऊंचाई लिखना है, यानी कि 36। यहाँ से मैं ये बात कह सकता हूँ कि एक तो अंत में 0 आएगा, उसके बाद 7 छक 42, यानी कि 2 आएगा, लास्ट में 2 और 0 आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, लास्ट का जो 2 डिजिट होगा वो होगा 20, ऑप्शन ए सही है। देखिए भाई अगले सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोला गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 816.4 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयतन बताना है। सबसे पहला काम कि हम यहाँ पर त्रिज्या को 5x मान लेते हैं और हाइट को मान लेते हैं 12x। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि शंकु में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr/l। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि अगर r 5 है, h है 12, तो l कितना होना चाहिए, तो आप बोलेंगे 5 12 13 ट्रिपलेट बनता है, तो ये 13 होना चाहिए, लेकिन x सब में लगाया है तो यहाँ भी 13x हो गया। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं, अगर त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो 5 12 है तो l 13 बन जाएगा 5 12 13 के ट्रिपलेट से। अब यहाँ से अगर मैं πr/l लिखूँ तो पाई के बदले में 3.14, क्योंकि सवाल में दे रखा है πr के बदले में 5x, और l के बदले में कितना दोस्त 13x, और ये कितना दिया है, तो आप बोलेंगे ये दिया है 816.4। अब आप काट लीजिए, अगर कट रहा है तो काट के देखते हैं। चलो ये तो x² हो जाएगा, और बाकी अगर हम इससे काटते हैं डायरेक्ट 300, ये 14 से नहीं कटेगा, 13 से कटना चाहिए, फिर इधर 13 है तो 13 छक 78, और फिर बचेगा हमारे पास 3 और 6, तो 13 दूना 26, 13 से कटता नज़र आ रहा है। देखो 13 छक 78 हो गया, और फिर 3 और 6, तो 13 दूना 26, और 13 8 104, और इससे तो ये 2 बार में कट जाएगा, बटा अगर 100 हम रख लें यहीं पर तो ठीक है, और ये 5 से 20 25 100 कट जाएगा, तो x² बराबर आ गया हमारे पास कितना, 20 दूना 40 ही आएगा क्या, x² बराबर 5 से 20 25 100, और अच्छा 2 से ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, लग रहा है, कहाँ पर गड़बड़ हो गया, अच्छा इधर भी तो पॉइंट था, हमने वही तो छोड़ दिया है। देखो इसमें पॉइंट था 816.4 था, अगर 816.4 था तो उस पॉइंट को हटाने पर नीचे एक 0 आएगा, और उस 0 से ये 0 साफ हो जाएगा। देखिए मैं वापस से लिख के कटा देता हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 1 मिनट, देखिए यहाँ पर 0.4 है, ठीक है, 816.4। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर कहूँ पॉइंट हटा ही लेते हैं, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, बाकी आप काटिए यहाँ पर,
तो 13 से ये कटा था 628 बार में, और 628 को 314 दो बार में काट देगा, तो इससे ये दो बार में कट गया। नीचे ये 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 5 दूना 10 कट गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 दूना 4, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर एक्स की वैल्यू 2 आ गई तो हमें शंकु का आयतन बताना है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई के बदले में 3.14 ये सवाल में दे रखा है रखने के लिए। एक मिनट देखिए, हमें बताना है अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई के बदले में मैंने 3.14 रख दिया, क्योंकि ये सवाल में ही दिया हुआ है। और 1/3 पाई हो गया आर स्क्वायर, आर का मतलब 5 × 5 = 25 और एक्स का स्क्वायर, तो 25 और एक्स का स्क्वायर तो 4 आया है। और इंटू में एच, तो एच हमारे पास कितना है 12 एक्स है, तो 12 और एक्स के बदले में हम कितना रख देंगे 2। अब देखिए हम इस 3 से काट देते हैं, तो ये 3 चौके 12 आएगा। और जैसा कि सवाल में आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो हम इकाई का अंक यहाँ पर चेक करते हैं। तो आप देखेंगे 4 दूना 8, 8 चौके 32, यानी कि लास्ट में 2 आ गया, 2 पच्चे 10, और फिर यहाँ पर 4 भी आ गया हमारे पास। अच्छा चलो एक और काम करो, अगर यूनिट डिजिट चेक करना है तो हम ये तो कह सकते हैं कि ये तो कट गया था 3 चौके 12 ना। देखो ये 25 चौके 100 है, और इस 100 से पॉइंट साफ हो जाएगा, यानी कि पॉइंट खत्म हो गया। अब बाकी आप देख लो, तो यहाँ पर इनको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल हम 4 से चेक करेंगे। 4 चौके 16 और 16 दूना 32, यानी कि यूनिट डिजिट 2 आएगा, और यूनिट डिजिट 2 किस में है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, 25 चौके 100 से मैंने ये 2 जीरो काट दिया, यानी कि पॉइंट साफ कर दिया, क्योंकि 100 से गुना करने पर ये पॉइंट हट जाएगा। और बाकी का मैंने यूनिट डिजिट चेक कर लिया, तो 2 आ गया, ऑप्शन बी। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि एक पिरामिड का आधार जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है 16√3 वर्ग सेंटीमीटर, और उसके किसी एक पार्श्व फलक का क्षेत्रफल भी आपको 30 दे रखा है, और उसकी ऊंचाई बतानी है। देखिए थोड़ा डायग्राम में आने की कोशिश करते हैं। सतह जो है वो एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज हमने बना लिया, और इसमें सेंटर से मान लेते हैं अगर ये हाइट है, और इसको हमने कुछ ऐसा बनाना चाहिए था। 1 मिनट, त्रिभुज हम ऐसे बना लेते हैं, मान लो ये त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है, और ये सेंटर है, ये हाइट है अपना, और यहाँ से ऐसे मैंने मिला दिया। अच्छा एक बात बताओ आपकी, अगर हमें हाइट निकालनी है, ठीक है, तो हमें ये वाला वैल्यू पता होना चाहिए और ये वाला वैल्यू पता होना चाहिए, तभी हम इस एच को निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए पहला बात कि हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 दिया हुआ है, जो कि आधार है यहाँ पर। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 है तो साइड कितना आ जाएगा 8, क्योंकि मैंने बोला है कि जब साइड 2 होता है तो एरिया √3 होता है, लेकिन एरिया यहाँ पर 16√3 है। एरिया अगर 16 गुना है तो साइड कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4 गुना 8 हो जाएगा। यानी कि एरिया अगर 16√3 है तो साइड 8 आएगा। आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 16√3 रख लेना, और कटा के ए का मान 8 आ जाएगा। अब देखो ये वाला हमारे पास 8 आ गया। अब अगर ये 8 आ गया दोस्त, तो हम ये बात कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो लाइन है अंदर वाला, ठीक है, जिस पर मैंने अभी लाइन खींचा हुआ, ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि ये है इन रेडियस। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में अगर आप यहाँ पर इन सेंटर से यहाँ तक मिलाएंगे तो ये इन रेडियस बनेगा। ठीक है, यानी कि अंतःवृत्त का त्रिज्या है ये, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, या तो आप फॉर्मूला लगा लो, या स्टैंडर्ड से आप कर सकते हो कि अगर साइड 2 होता है तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या 1/√3 होता है, लेकिन साइड यहाँ पर 8 है, 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना होगा, यानी कि 4/√3 आएगा। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या 4/√3 आ गया। आप बाई फॉर्मूला जा सकते हो, फॉर्मूला होता है आपका a/2√3, तो a के बदले में 8 रखोगे और बटा में 2√3 रखोगे तो भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, देखिए ये त्रिभुज ही मैं अलग बना देता हूँ। ऐसा त्रिभुज है हमारे पास समबाहु त्रिभुज, जिसमें ये नीचे वाला हमारे पास कितना आ गया 4/√3, अंतःवृत्त की त्रिज्या है यह, और ये 4/√3 आ गया। अब ये वाला हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पर देखिए जरा इसी चित्र में, कि अगर मैं इसको इससे मिला देता हूँ तो आपको एक सतह का क्षेत्रफल दिया गया है। थोड़ा साफ अगर चित्र की मैं बात करूँ तो देखो यही चित्र अगर यहाँ पर होता, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ जरा आप ध्यान से समझना। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अगर हाइट है दोस्त, और ये हमने ऐसे बनाया हुआ है, अब इसको और इसको मिलाने से ये जो सतह बन रहा है, देखिए जरा ध्यान से, ये जो सतह बन रहा है ये वाला, इस सतह का क्षेत्रफल, आपको एक सतह का क्षेत्रफल यहाँ पर 30 दे दिया है। तो इस सतह का क्षेत्रफल हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट करके लिख सकते हैं। देखिए तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट लिखूँ तो ये 1/2 हो गया, और इंटू में बेस कितना हो जाएगा, तो बेस तो हमने यही निकाल लिया है भाई,
बेस 8 रख लेते हैं, देखो क्योंकि त्रिभुज ऐसा बना हुआ है कुछ, तो बेस तो ये 8 हो गया और हाइट ये बीच वाला होगा, ये बीच वाला हाइट होगा अपना, ठीक है। तो बेस के लिए मैंने 8 रख दिया और हाइट के लिए हमें पता नहीं है तो हमने x रख लिया और ये एरिया 30 दिया है। तो आप बोलोगे ये 2 चौके 8 और 30/4 का मतलब x की वैल्यू आ गई 25/2, ठीक है। नहीं 15/2 ना, 30 का आधा 15 होता है, तो ये x का वैल्यू आ गया 15/2, यानी कि ये वैल्यू हो गई 15/2 और ये है 4/√3। तो हमें ये वैल्यू बतानी है h। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट पाइथागोरस लगा देंगे, तो 15/2 का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर 225 और बटे में 4 और प्लस में आप 4 का स्क्वायर 16 लिखोगे और नीचे में 3, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट, यानी कि नीचे 12 आ रहा है और ये सारे ऑप्शन में ही 12 है। तो ऊपर वाला आप देख लो, ऊपर वाला में हम यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं क्योंकि सारे ऑप्शन में ऊपर वाले का इकाई अंक अलग है। तो हम कैसे चेक करेंगे जरा देखिए आप, यहाँ पर ये 5 तियाँ 15 यानी कि लास्ट में 5 आएगा और ये 16 चौके 64 यानी कि लास्ट में कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 5 तियाँ 15 और 6 चौके 24। अच्छा घटाना पड़ेगा ना हमें, यहाँ पर बीच में माइनस आएगा क्योंकि ये हाइट है ना, एक्सक्यूज मी दोस्त, यहाँ पर माइनस आएगा बीच में क्योंकि हाइट निकाल रहे हैं हम। तो ये 16/3 आ गया और इकाई अंक अब आप चेक कीजिए, तो ये 5 तियाँ 15 का 5 और ये 6 चौका 24, 4 अगर घटाएंगे 5 में से 4 को तो 1 मिलेगा, यूनिट डिजिट 1 ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो देखो इस पर पहले प्रैक्टिस की खूब ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर प्रैक्टिस आप बहुत अच्छा से कर लिए तो फिर तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें भाई अगले सवाल में आपको दिया गया है कि धातु के एन ठोस वृत्तीय गोलों को पिघला करके एक ऐसी बेलनाकार छड़ बनाई जाती है जिसकी त्रिज्या उस वृत्तीय गोले की त्रिज्या का 3 गुना है और ऊंचाई उसकी त्रिज्या का 4 गुना है, तो एन का मान क्या होगा। देखिए जब पिघला कर बनाया गया है तो आयतन सेम होगा, एन गोलों का जो आयतन होगा यानी कि 4/3 और पाई तो दोनों में आएगा, तो पाई कट ही जाना है, पाई को मारो गोली, और आर का क्यूब, तो आर हमने मान लिया इसका 1 है तो 1 का क्यूब रख दिए। अब आर अगर हमने 1 मान लिया तो छर का आयतन भी इसके बराबर होगा, तो छर में पाई आर स्क्वायर एच लगेगा बेलन में, तो पाई तो कट गया, आर स्क्वायर। तो देखो आर, देखो अगर मैं गोले की बात करूं, गोले में मैंने रेडियस कितना मान लिया है दोस्त, गोले में मैंने रेडियस मान लिया है 1। तो अब अगर हम बेलन की बात करेंगे तो बेलन में रेडियस कितना मानेंगे, तो बोल रहा है कि रेडियस 3 गुना चाहिए, तो ये 3 मान लेंगे और हाइट चाहिए कितना 4 गुना, तो हाइट हमने कितना ले लिया 4 ले लिया। बस यही यहाँ पर पुट कर देंगे क्योंकि गोले की त्रिज्या का 3 गुना त्रिज्या मानना है और ऊंचाई भी गोले की त्रिज्या का 4 गुना मानना है। तो गोले की त्रिज्या अगर 1 है तो बेलन में त्रिज्या इसका 3 गुना 3 हो गया और ऊंचाई इसका 4 गुना 4 हो गया। तो बेलन का आयतन लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो जा चुका है, आर स्क्वायर का मतलब 3 या 9, एच का मतलब हो गया 4, ये 4 से 4 कट गया तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 9 या 27, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखें दोस्त अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक लंब प्रिज्म है जिसकी हाइट है 18 और आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं आपको दी हुई है, इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। देखिए पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्रिज्म में क्या होता है, तो आप बोलेंगे ये होता है बेस का पेरीमीटर इनटू में हाइट, यानी कि आधार की परिमिति गुना में ऊंचाई। तो आधार की परिमिति का मतलब भुजाओं का योग हो गया, तो भुजा जोड़ दीजिए, तो 12 8 20 और 5 25 हो गया और गुना में कितना हो गया, हाइट हमें दिया हुआ है 18। देखो 8 5 40, लास्ट में 0 आना है ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए में ही लास्ट में 0 है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। आप पूरा गुना भी करोगे तो वही बात होगा, आप 2 को इसमें दे दो तो ये 50 बन जाएगा और गुना में 9 कराना है, यानी कि आपको कराना पड़ेगा 9 5 45 450। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई अगले सवाल में आपको बोला गया है कि किसी ठोस गोलार्ध से अधिकतम आयतन वाला एक गोला काट कर निकाला गया है, तो गोले और बचे हुए ठोस पदार्थ का आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहला बात कि अगर एक अर्ध गोले से गोला काटा गया है, मान लेते हैं ये हमारा, एक मिनट, ये हमारा अर्धगोला है, इसके अंदर से एक गोला काट दिया गया, तो ऐसे में एक बात आप सोचेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो रेडियस है ये रेडियस नीचे भी सेम होना है, यानी कि जो गोला है पूर्णतः गोला, इसका जो व्यास होगा ये अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होगा। मान लो ये हम मान लेते हैं 2, तो इसका व्यास भी ये 2 ही आ जाएगा क्योंकि ये भी तो उसी त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोले के लिए तो ये त्रिज्या ही हुआ ना, ये अगर 2 है तो अर्धगोले में ये भी त्रिज्या है, ये भी 2 ही होगा। लेकिन ये जो लाइन है जो हमने 2 लिखा है, ये गोले के लिए, जो छोटा वाला गोला है उसके लिए ये व्यास बन जाएगा। यानी कि कुल मिला के मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अर्धगोले के लिए मान लो मैंने बड़ा आर लिख दिया, ये रेडियस अगर 2 है और इसमें रेडियस अगर ये आर है और ये भी आर है, तो आप बोलेंगे ये आर कितना आ जाएगा 1 गोले के लिए।
और अगर ये 1 आ गया दोस्त और बड़ा R2 आ गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, हमें दोनों के आयतन का अनुपात बताना है। तो अगर हम अर्धगोले का आयतन लिखते हैं तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1 मिनट, पूछ क्या रहा है हमसे, गोले और बचे हुए ठोस पदार्थ का आयतन बता दो। चलिए अच्छा, अगर गोले का हम आयतन पहले लिखते हैं तो आप बोलेंगे गोले का आयतन होता है 4/3 और पाई आर क्यूब। तो पाई और आर क्यूब का मतलब गोले में R 1 है तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहना है। नीचे अर्धगोले का अगर हम लिखते हैं टोटल वाला तो टोटल हो जाएगा 2/3 अर्धगोले का, और इंटू में पाई और आर का क्यूब, तो R 2 है तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। अभी ये पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और ये 4 दूना 8 कट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 1/4। अभी आप ध्यान रखिएगा, आप हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें बताना है गोले और बचे हुए पदार्थ का। तो ऊपर हमने गोला का लिखा है, देखो ये 4/3 गोला वाला था तो गोला का तो वॉल्यूम आ गया 1, और बचे हुए का लिखना है। अब ये 4 है टोटल, अगर टोटल में से 1 कट के निकल गया तो बचा कितना दोस्त 3, और 1:3 हमारा सही उत्तर है। 1/4 आया है, जिसमें ऊपर है ये गोला है और नीचे है टोटल, यानी कि अर्धगोला जिसके अंदर से कटा हुआ था। लेकिन आपको टोटल से रेशियो नहीं बताना है, बचे हुए ठोस पदार्थ का है। तो अगर 4 में से 1 काट के निकाल दिए तो 3 बच गया, 1:3 सही उत्तर है। देखिए भाई, अगले सवाल में बोला गया है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3 है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 60 पाई, तो आयतन क्या होगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई, और R है 3 और H हमें पता नहीं है, ये 60 पाई के बराबर है। तो आप बोलेंगे कि ये हो गया 2×3 6 पाई से ये कितना बार में कट जाएगा 10 बार में, यानी कि H की वैल्यू कितनी आ गई 10। अगर H की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई तो हमें बताना था यहाँ पर आयतन का मतलब पाई आर स्क्वायर H, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 और H का मतलब 10, तो 9 दहा का 90 और पाई का पाई 19 पाई, यानी कि ऑप्शन बी 90 पाई सही है। देखिए भाई, अगले सवाल में बोला गया है आपको कि घन के आकार वाले एक टैंक की लंबाई है 12 मीटर, और यदि इसमें से 18 किलोलीटर पानी निकाल दिया जाए तो इसका जल स्तर 30 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है, तो टैंक की चौड़ाई क्या होगी। देखिए, सबसे पहला बात कि यहाँ घन लिखा है, आप इसे घन केवल मत समझिए, ये एक क्यूबाइड है। क्यूबाइड इंग्लिश में लिखा है, यानी कि एक घनाभ है। वैसे घनाभ ही हमें भी मानना चाहिए, भले ही घन लिखा है तो क्या है, क्योंकि शुरू में घन होगा हम मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी लंबाई 12 दिया है और आगे ये दिया हुआ है, देखो लंबाई 12 मीटर में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जल स्तर नीचे चला जाता है 30 सेंटीमीटर, 30 जो है ये सेंटीमीटर में है, और चौड़ाई भी आपको बतानी है मीटर में, और आपको पानी कितना निकला है 18, और ये है किलोलीटर में। तो देखो लीटर, मीटर और सेंटीमीटर का काफ़ी झंझट आ गया है यहाँ पर, लेकिन आपको पता है मैंने बोला है कि जब भी ऑप्शन के सारे डिजिट्स अलग अलग हो, हर एक ऑप्शन अलग अलग है, अंक अलग अलग है हर एक ऑप्शन में, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम केवल अंक निकालेंगे कि हमारा अंक क्या आता है। तो देखिए, आपको यहाँ पर पता है कि पानी बाहर निकला है, यानी कि वॉल्यूम इक्वेट करना पड़ेगा, टैंक का वॉल्यूम इस पानी के बराबर करना पड़ेगा। तो टैंक का आयतन कितना होगा, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। लंबाई है 12 और चौड़ाई हमें नहीं पता है, x मान लेते हैं, ऊंचाई हमें दिया हुआ है 30। अभी मैंने सेंटीमीटर मीटर ये सारा कुछ नहीं लिखा है, और ये बराबर कितना भाई, पानी कितना निकला है 18 किलोलीटर, तो ये हमने 18 ले लिया, ठीक है। किलोलीटर को आप चाहो तो 18,000 कर लो लीटर के लिए, ठीक है। देखो, अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है इसको, लेकिन मेन बात है कि पूरा कटना चाहिए। अगर मैं केवल 18 पर छोड़ देता तो इधर वाला छोटा हो जाता और इधर वाला बड़ा हो जाता, तो काटने में दिक्कत होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने उसको 18,000 लिख दिया। अब 18 पर आप चाहो तो 1 जीरो लिखो, 2 जीरो लिखो, जरूरी नहीं है पूरा 18,000 लिखो, यानी कि मेन बात है हमें डिजिट मैच कराना है। अब देखो, अगर मैं काटता हूँ यहाँ पर तो आप बोलोगे इस जीरो से ये जीरो साफ हो गया, और ये 3 से 6 बार में कट गया, और ये 6 दूना कट गया, और ये 2 से 5 बार 50 बार में कट गया। अभी हमारे पास x की वैल्यू भले ही 50 आ रही है, लेकिन आपको पता है कि लीटर, मीटर, सेंटीमीटर ये सब चेंज करेंगे तो जीरो केवल इधर उधर होगा, और 5 जो अंक है ये 5 ही रहेगा, तो हमारे पास ऑप्शन सी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगले सवाल में बोला गया है 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघला करके n खिलौने बनाए जाते हैं। प्रत्येक खिलौना की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, जो कि एक लंबवृत्तीय शंकु है, और वो एक गोलार्ध से भी जुड़ा हुआ है। तो गोलार्ध की त्रिज्या अगर 3 है तो n का मान क्या होगा। देखिए, सबसे पहला बात कि एक बेलन है, ठीक है, इस तरीके का। इस बेलन को पिघला करके, 1 मिनट, बेलन ऐसा है, इस बेलन को पिघला करके और क्या बना दिया जाता है, कुछ ऐसा बना दिया जाता है कि एक शंकु है और इसका जो सतह है उस पर एक अर्धगोला है, इस तरीके का बनाया जाता है। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने खिलौने बनेंगे, n का मान बताना है।
तो जब भी पिघला के दूसरा चीज़ बनाया जाता है तो वॉल्यूम बराबर करते हैं, तो वॉल्यूम बराबर कर लो। अगर बेलन की वॉल्यूम लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई सब में आना है तो पाई को साइड कर दो। आर स्क्वायर एच, तो बेलन में आर है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 और एच का मतलब हो गया 15। ठीक है। अब अगर बात करते हैं हम दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ देखो आपको शंकु और साथ में एक अर्धगोला भी था, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर, पाई तो कट गया है, आर स्क्वायर के लिए त्रिज्या शंकु में 9 है, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81। और प्लस में आप लिखोगे अर्धगोले का, तो अर्धगोले का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई तो कट गया है, आर है यहाँ पर 3, तो 3 का क्यूब कितना हो गया हमारे पास 27। ठीक है। इनको चाहो तो आप सबको एक ही साथ जोड़ ही सकते हो, 27 दुना में, चलो जोड़ लें या काट दें। देखो 9 कॉमन है तो 9 से काट देते हैं, 16 से 9 बार में कट जाएगा, और ये 9 से 9 बार में कटेगा, और ये 9 से 3 बार में कटेगा। यहाँ पर ये 3 से 3 कट गया, और ये 3 तियाँ 9 कट गया, तो ये आ गया आपका 3 और 2 5 आ गया। इधर 5 बच गया, और इंटू में n भी लिख लेते हैं, क्योंकि n हम मान लेते हैं कि n खिलौने बनेंगे। अब ये n तो नहीं कटा, 5 से ये कट जाएगा, ये 15 था, 5 तियाँ 15, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16 तियाँ 48 आ गई। 48 अपना आंसर है। आसान सवाल है, आप ज़रा देख लेना, इधर उधर लिख दिया था मैंने इसमें। अगले सवाल में आपको बोला गया कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी गई, तो ऊंचाई को कितना कम करना पड़ेगा ताकि उसका आयतन पहले जितना ही बना रहे। इजी सवाल है। अच्छा आप एक बात बताइए कि अगर रेडियस को आप 20% बढ़ाएंगे, यानी कि 5 से 6 कर देंगे, 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी कि 5 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी। रेडियस 5 से अगर 6 हो गया तो एरिया में क्या चेंजिंग होता है, एरिया के लिए हमने स्क्वायर कर देते हैं। आपको पता है कि रेडियस का अगर रेशियो पता हो तो एरिया के लिए हम उसका स्क्वायर करते हैं। तो एरिया में चेंजिंग हो जाएगा 25 और 36 का, यानी कि 25 से 36 हो जाएगा एरिया बढ़ के। लेकिन आपको बताना है कि एरिया पहले जितना करने के लिए ऊंचाई को कितना कम करना पड़े, तो यहाँ पर ये कितना कम करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 36 से 25 पर आने के लिए हमें कम करना पड़ेगा 11, 11 ही होगा ना, बिल्कुल 11 ही कम करना पड़ेगा 36 से, और गुणा में आप कर लोगे 100, तो ये कट जाएगा। देखो 9 चौके 36 और ये 25 चौके 100, 25 को 11 से गुना करते हो तो आप देखोगे लास्ट में 275 आ जाएगा, 75 बटा में 9, तो ये 9 तियाँ 27, 30 और 5, ऑप्शन डी आएगा यहाँ पर सही उत्तर। आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले सवाल में आपको बोला गया है कि एक खोखला अर्धगोला है जिसका बर्तन का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बर्तन की मोटाई है 0.5 सेंटीमीटर, और इतनी मोटाई वाले इस्पात की चादर से यह बना हुआ है, तो बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले कि अर्धगोले में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने आपको पीछे एक सवाल करवाया था कि आपको 2 बार तो उसका सरफेस एरिया जोड़ना पड़ेगा, और एक बार पाई इंटू में बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। जैसे इस तरह का अर्धगोला बनेगा ना, आप मोटे तौर पे देख लीजिए। लेकिन मैंने इसी वीडियो में एक सवाल ऐसा किया हुआ है, ये मान लो अपना अर्धगोला हो गया, तो हमें इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्र टोटल सरफेस एरिया लिखने के लिए ये सरफेस एरिया ऊपर वाला एक तो चाहिए, और फिर दोनों का सरफेस एरिया चाहिए, यानी कि 2 पाई आर चाहिए। इसके लिए हम क्या लिख देंगे, पाई इंटू में बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे बड़ा आर छोटा आर कहाँ गया, देखिए आंतरिक व्यास अगर 12 है तो आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, क्योंकि व्यास 24 है। यहाँ पर आंतरिक व्यास 24 है तो त्रिज्या 12 हो जाएगा। और बाहर वाली त्रिज्या का अगर बड़ा आर का बात करें तो 0.5 मोटाई है, यानी कि इतना बढ़ जाएगा 12.5। तो ये अगर हम लिखते हैं ऊपर जो मैंने यहाँ पर किया है लाइनिंग, इसका एरिया अगर हम लिखते हैं तो पाई इंटू में बड़ा आर का स्क्वायर, यानी कि 12.5 का स्क्वायर। अच्छा 12.5 का मतलब 125 हो गया, 125 का स्क्वायर कितना होता है, तो 125 का स्क्वायर आप बोलेंगे 156 25 होता है, तो ये हो गया 15,625, तो 156 और 0.25 हो गया क्योंकि पॉइंट है, और माइनस में छोटा आर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर यानी कि 144। ये तो हो गया ऊपर वाला, और प्लस में बाकी दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ना पड़ेगा, अंदर वाला और बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई तो कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर हम लिख देते हैं बड़ा आर स्क्वायर और प्लस में छोटा आर स्क्वायर। तो यही चीज़ एक बार प्लस में आपको लिखना है कुल मिलाकर, तो इसको प्लस में हम लिख देते हैं 156.25 और प्लस में 144। ठीक है, इसी को कैलकुलेट करना है। इसको अगर आप घटाते हैं तो ये घटा के कितना आ जाएगा, चेक कर लो जरा। लास्ट में 0.25 तो रहेगा ही, और फिर आपको 156 में से ये हम घटाएंगे तो 144, तो 12 आएगा ना, सारा 12.25 आएगा। देखो ये घटा के आपके पास कितना आ जाएगा 12.25 पाई, और इसको जोड़ेंगे तो जोड़ करके डबल भी करना है एक्चुअली में, जोड़ेंगे तो ये 300.25 हो जाएगा,
क्योंकि 156 और 144 300 होता है, तो 300 दशमलव में अगर 2 5 है उसका डबल करेंगे तो 600 दशमलव में 5 हो जाएगा, यानी कि ये आ गया 600 और पॉइंट में 5, और पाई इसमें भी लगा है। अगर जोड़ेंगे तो ये 612 हो गया। देखो 612 पॉइंट के बाद का तो बात हटा ही दो, ऑप्शन सी जोड़ करके आ गया इतना 612 पॉइंट में 75। ठीक है 75 की, अच्छा हाँ 75 ही, क्योंकि यहाँ पर 5 भी है। देखो मैं पॉइंट के बाद वाला को अभी नहीं जोड़ा, क्योंकि शुरू के पॉइंट के पहले वाला ही सब में अलग अलग दिख रहा था, तो मैंने शुरू वाला ही केवल चेक करके देखा तो यही 612 आ गया, इसलिए ऑप्शन सी लगा दिया। बाकी आप पूरा जोड़ोगे तो ऑप्शन सी आ जा रहा है। देखिए इस सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि 2.8 मीटर त्रिज्या वाला 15 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। ठीक है 2.8 मीटर त्रिज्या वाला एक 15 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और इससे निकली हुई मिट्टी को बराबर करके 8 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा एक चबूतरा बनाया जाता है। तो चबूतरे की लंबाई क्या होगी? वॉल्यूम बराबर करना है। आपको पता होगा कि जब भी मिट्टी खोद के और कहीं और पे बराबर करेंगे तो मिट्टी दोनों जगह समान है, जितनी मिट्टी आप खोद कर निकालेंगे उतना ही मिट्टी फैलाएंगे बाहर, इसीलिए दोनों बार मिट्टी सेम होने के कारण वॉल्यूम सेम कर देते हैं। तो वॉल्यूम हम सेम कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए पहले कुआं है, तो कुआं कैसा होता है? तो आप बोलेंगे बेलनाकार होता है, तो बेलन का हमें आयतन लिखना पड़ेगा जो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई के बदले में तो 22/7 हो गया, आर स्क्वायर यानी कि 2.8 और इंटू में 2.8 और इंटू में एच, तो एच है 15, जितना गहराई है वही तो हाइट होगा। ठीक है और ये बराबर करके बनाया गया है 8 मीटर चौड़ा 1.5 मीटर ऊंचा एक चबूतरा, तो इसकी लंबाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, घनाभाकार हो गया ये, तो 8 और गुना में 1.5 और चौड़ाई के लिए कुछ भी आप लिख लो XYZ। अब इसको काट लो, बस यही काटना है। तो इससे ये कटता नज़र आ ही रहा है 10 बार में। ठीक है बाकी ये 7 से कट जाएगा। देखो इस 10 से ये पॉइंट हटा दो और ये 7 चौक 28 काट दो, ये 4 दूना 8 काट दो और 2 से 11 दूना 22 काट दो। तो हम यहाँ से अब डायरेक्ट कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 गुना में 2.8 यानी कि 8, 8 2 10 और फिर 2 और 1 3, 308, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो अपना सही उत्तर है। अच्छा देखिए एक और काम हम कर सकते थे, जैसे ही हमने ये देखा कि इसमें 22/7 आ गया और बाकी कहीं 11 का मल्टीपल नहीं है, तो हम ये कह देते शुरू में ही कि आंसर 11 से कटने वाला आएगा और 11 से कटने वाला केवल ऑप्शन बी है, बाकी कुछ भी गुना भाग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है तो ये दिमाग हमें शुरू में लगाना चाहिए था, लेकिन जब पूरा सॉल्व कर लिए तो फिर अब बाकी बात ही हटा दो। ठीक है क्योंकि कटता हुआ मुझे इजी नज़र आ गया तो मैं शुरू में काटता चला गया, लेकिन ये बात मुझे ध्यान रखना चाहिए था और आपको भी ये बात एग्जाम माहौल में ध्यान रखना है। ठीक है कि पहले आप मल्टीपल वगैरह ढूंढो, अगर मिल जाता है तो ज़्यादा बढ़िया है। अगले सवाल में आपको बोला गया कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 120 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर को एक शंकु बनाने के लिए इसकी दो सीमक त्रिज्याओं को एक साथ मिला दिया जाता है, यानी कि मोड़ा जाता है। अब शंकु का आयतन बताना है। मतलब क्या बना कि एक ऐसा सेक्टर है यानी कि त्रिज्याखंड है, अब इसकी ये दोनों त्रिज्याएं हैं जो आर आर मैंने लिखा है, इसको उठा करके और इसमें सटा दिया गया यानी कि चिपका दिया गया, और जब इसको मोड़ करके ऐसा आप गोल बनाएंगे तो ये एक शंकु का रूप ले लेगा। ठीक है ये एक मिनट, ये एक शंकु बन जाएगा ऐसा। अब जब ये शंकु बन जाएगा तो यहाँ पे जरा आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आर था वो अब एल का काम करने लगेगा, और ये जो चाप की लंबाई थी ये यहाँ पर आ जाएगी चाप की लंबाई, यानी कि ये वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। चाप की लंबाई इसकी परिधि के बराबर हो जाएगा और आर जो है वो एल का काम करने लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि चाप की लंबाई थी कितनी, तो 120 डिग्री अगर कोण था तो चाप की लंबाई θ/360 गुना में 2πr होता है। तो 120/360 करोगे तो 12 या 36 1/3 और 2πr, तो 2 पाई का मतलब कितना हो गया, पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब कितना दिया है 10.5। अब अगर हम यहाँ से काटते हैं दोस्त तो ये इसकी परिधि के बराबर आ जाएगा, ये ध्यान रखना। इसको अगर आप काटेंगे तो देखो ये 7 या 21/105 होता है, 0.5 हो गया, और 22/110 दूना में ये कितना आ गया 22/110 यानी कि 11 दूना में 22, यहाँ से 22 आ गया, यानी कि यहाँ पर 2πr जो है वो 22 के बराबर है, ये ध्यान रखना। ठीक है मैंने यहाँ पर निकाला, जरा ध्यान से बात को समझो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये जो लेंथ है एक्चुअली में ये लेंथ इस पूरे लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि यही तो गोल घूम करके मुड़ेगा, और पूरा बराबर होने के कारण यहाँ पर जो चाप की लंबाई आएगा वही यहाँ पर परिधि के बराबर होगा। तो चाप की लंबाई हमने 22 निकाल दिया। अब अगर चाप की लंबाई 22 है यानी कि परिधि 22 हो गया, 2πr 22 है, तो आर कितना होगा आप बताओ। ये आर तो एल का काम करने लगा। ठीक है यहाँ पर ये अलग बात है,
इसमें अगर हम रेडियस शंकु में लिखते हैं, जरा ध्यान देना, मैं हटा रहा हूँ, देखो ऐसे मैंने बताया था कि ये मान लो शंकु बन गया, तो ये जो एल है ये तो उसके रेडियस के बराबर है, पुराने वाले रेडियस के, यानी कि ये तो 10.5 हो गया। और नीचे वाला रेडियस हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको पता है कि यहाँ पर 2πr जो था वो 22 था। अगर 2πr 44 होता है तो रेडियस 7 होता है, लेकिन ये 22 है, यानी कि 7 का आधा होगा, ये 7/2 हो गया रेडियस। ठीक है, अब हमें आयतन बताना है, तो इसके लिए पहले आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हाइट कितना होगा। तो हाइट कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर अब हाइट निकालने के लिए अगर कैलकुलेशन कम करनी है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा कि ये 7/2 का मतलब है 3.5 और ये है आपका 10.5 और हमें ये एच बताना है। तो आप बोलेंगे कि अगर 35 या 105 हम काटते हैं तो एक्चुअली में ये रेशियो बनाता है ये 1 का, ये 3 का। अब ये अगर 3 है, ये 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 या 9 में से एक जाएगा, तो 8 का वर्गमूल यानी कि ये 2√2 आएगा, यही आएगा। अगर मैं केवल रेशियो में निकालता हूँ तो रेशियो में हाइट 2√2 आएगा, लेकिन एक्चुअल में आपको पता है ये सारे कितने गुना है भाई, ये 105 था, यानी कि 35 या 105 3.5 गुना है, सबको 3.5 गुना किया गया है, इसको भी 3.5 गुना करेंगे तो ये 105 बन जाएगा, ये भी 3.5 गुना था, तो जो हाइट था ये भी 3.5 गुना हो जाएगा, और 3.5 को अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो 7 आ जाएगा, यानी कि हाइट हमारे पास कितना आ जाएगा, 7√2। अब हाइट अगर 7√2 आ गया है तो आयतन लिख दो, आयतन हमें लिखना है πr²h, 1/3 πr²h, तो 1/3 हो गया। πr² के लिए हम क्या लिख देंगे, पाई तो पाई ही रहना देना है, तो पाई को छोड़ ही दो, r² लिखना है, यानी कि 7×7 = 49 और बट्टे में 2 दूना 4 हो गया, 49/4 और इंटू में हाइट, तो हाइट आ गया 7√2। अच्छा एक बात बताओ, ये तो बात फिक्स है कि नीचे 12 आ रहा है, नीचे 12 केवल 2 ही ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि √2 भी इसमें आएगा, √2 और नीचे 12 केवल ऑप्शन सी में है, ए में तो √2 नहीं है, ऑप्शन सी अपना सही है। तो ये अंतिम सवाल था। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट चैप्टर भी आप कमेंट करके बता दीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।